एक आइसक्रीम बेचता है और एक जूता पॉलिश करता है। यहाँ तक कि एक लड़की जो है, अब तो मैं क्या कहूँ, नाम तो नहीं लूँगा, 5 बिल्कुल, हाँ। वो डांस करती है ऑर्केस्ट्रा में और मेरे यहाँ पढ़ती थी सर। जब मैं आरा एक बारात में गया था, जब मैं उस लड़की को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आए। क्योंकि आपके कोचिंग का नाम ही महाभारत है, तो सबसे पहले ये भी बताइए कि आखिर महाभारत नाम रखने के पीछे क्या मकसद है? ये ऐसा संबंध है जो कि ईश्वर के बाद, मानिए ईश्वर के बाद कहिए या ईश्वर के बराबर कह दीजिए, माता पिता और गुरु, ये तीनों को भगवान का दर्जा दिया। पहले तो आप अपनी कोई गोल सेट कर लीजिए, उसके बाद प्लान बनाइए और उस प्लान पे काम कीजिए। और एग्जाम देना वो सेकेंडरी हो गया, पहले आप देखिए तैयार कितने हैं। कि आप वैसे छात्रों को मतलब क्लासरूम में ही उनको जीके जीएस याद करा देते हैं, तो वो क्या फॉर्मूला है, जरा बताएं कुछ और लोग जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश चैनल एक नई कहानी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारे साथ एक बक्सर के ऐसे युवा है जिन्होंने अब तक के करियर में करीब 500 से ज्यादा छात्रों को सरकारी नौकरी में सफलता दिलाई है। न सिर्फ इन्होंने अपने जीवन में 8 से ज्यादा एग्जाम निकाले हैं, बल्कि 500 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने में सहयोग किया है, पढ़ाया है। साथ ही साथ इनकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जीके और जीएस दोनों चीज क्लासरूम में ही याद करा देते हैं। बक्सर जैसे शहर में इलाहाबाद और दिल्ली जैसे पढ़ाई की जो व्यवस्था है, उस तरीके का, उस लेवल की एजुकेशन यहाँ पे देते हैं। और तमाम संघर्षों के बावजूद इन्होंने हार न मानते हुए बक्सर जैसे शहर में आज एक बड़ी संस्था को चला रहे और किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। तो हम बिना देर के हुए हम आमंत्रित करते हैं, यानी कि हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है आदित्य मदेशिया जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आदित्य जी, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपकी जो अब तक की जो स्टडी में कई दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, कई महीनों से यूँ कहूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप क्लासरूम में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मुझे लगा कि आपको इस मंच पे बुलाया जाए और बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे शुरुआत आप अपने बचपन से करें कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आगे की पढ़ाई कहाँ की, और पारिवारिक माहौल क्या था? हाँ, सबसे पहले मेरी पढ़ाई जो होती है, सबसे पहले शिव शंकर चिल्ड्रन एकेडमी बक्सर में एक प्राइवेट स्कूल था, वहीं पर मेरा एडमिशन हुआ था। मैं वहाँ पर 3री क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन हुआ। उसके बाद मैं वहाँ 6 तक पढ़ा। उसके बाद फिर सरस्वती विद्या मंदिर में मैं 10 तक पढ़ा और वही 10 से पास आउट। तो वहाँ बक्सर से फिर आगे की पढ़ाई के लिए आप शायद सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप पटना आए? जी, पटना में 2013 में आया। 13 में आया था, उसमें ग्रेजुएशन में था। ग्रेजुएशन में पास कर चुका था। ग्रेजुएशन पास करके 13 में मैं यहाँ पर आया। तो उस समय कौन किन किन नौकरियों की आपने एग्जाम निकाली थे? मैं अभी तक SSC MTS निकाल चुका हूँ, LDC निकाल चुका हूँ, बैंक में IBPS हुआ कर वो भी निकाल चुका हूँ। फिर जाके अमीन का एग्जाम था, मैं वो भी दिया था। BPS भी मैंने निकाला है, प्रीलिम्स। ठीक है, इस तरह से 8 एग्जाम मैंने निकाला। कहीं टाइपिंग की वजह से छट गया, कहीं मेरिट में छट गए, और बहुत सारे वजह रहे जिसकी वजह से छटता चला। आमतौर पे जब कई लोग ऐसे हैं जब कई एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब शायद जीवन में कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो वैसे लोगों को आप किस तरह से देखते हैं और वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फेलियर जो होता है ना, आदमी को सिखाता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या था। जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि ये जो मैंने एग्ज़ाम दिया, इसमें क्या मेरा वीक था, मुझे अब तैयारी कैसे करनी चाहिए। वो एग्ज़ाम का पेपर ही आप उसी समय समझाते हैं। तो एग्ज़ाम देने से आप ठीक है डिमोटिवेट होते हैं, वो अलग की चीज़ है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई होगा ही होगा। जो मेहनत किया है और रिजल्ट नहीं होगा तो वही डिमोटिवेट होना ही होना है। लेकिन मेरे नज़र में वो सिखाता है कि कहाँ कमी रह गई। 500 बच्चों को आपने अभी तक सफलता दिलाई है सरकारी नौकरी में। कुछ कमियों के बारे में बताएं कि अगर उन कमियों पे वो छात्र ध्यान दे दें जो अभी तक उनकी रिजल्ट नहीं आया बल्कि वो अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, वो कौन कौन से ऐसे 2 4 5 कमियां लगती हैं आपको जिस पे अगर वो बच्चे फोकस कर दें तो उनका रिजल्ट आ सकता है, जो मात्र कुछ 1 2 3 4 नंबरों से छूट जाते हैं? ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया यार। सबसे पहले कि लड़कों का एक गोल सेट होना चाहिए। वो जनरल कंपटीशन की तैयारी उनको नहीं करना चाहिए। उनको फिक्स होना चाहिए कि मुझे बैंक में जाना है, SSC में जाना है, या फिर डिफेंस में जाना है, दरोगा बनना है या पुलिस बनना है। ये चीज़ पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर हो जाएगा, उसके सिलेबस को पहले बारीकी से अध्ययन कीजिए, उस पर अपना एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करना है, तब जाके ये संभव।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजार में जिस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और जनरल कंपटीशन के नाम पे उनको लगता है कि सभी तरह के लक्ष्यों को हासिल करने वाले छात्रों की भीड़ जुटाने का कहीं माध्यम तो नहीं है जनरल कंपटीशन? पॉसिबल नहीं। जैसे कि मैं खुद जीके जिस पढ़ाता हूँ। हाँ। अब लोग कहेंगे जीके जिस तो कौन सब में आता है एक ही जैसा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो एक सिपाही में भी 1857 क्रांति पूछता है, दरोगा में भी पूछता है, बीपीएससी में भी पूछता है, और यहाँ तक कि आईएएस के एग्जाम में भी ये पूछता है। आप समझ सकते हैं अगर सिर्फ एक कहीं। और कोचिंग में क्या होता है, वो जीएस का एक जो बैच बना दिए या फिर मैथ का बैच बना दीजिए, तो वो क्या करते हैं ना कि एक अपना बना लिए सिलेबस, उसी के अनुसार वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनको स्पेशल उस लेवल तक की तैयारी जरूरी है। अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कमीशन तक की तैयारी जरूरी है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा तक की तैयारी जरूरी है, सिपाही की कर रहे हैं तो सिपाही के इर्द गिर्द ही आपको रहना। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी में 8 से 10% कुछ ऐसे सवाल हैं हाँ, ये जो सब में कॉमन हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों में उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको उसी एक लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? ठीक है। क्योंकि आपके कोचिंग का नाम ही महाभारत है, तो सबसे पहले ये भी बताइए कि आखिर महाभारत नाम रखने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, मेरा ये सोच था कि कलम से क्रांति। हाँ। हम लोगों ने कि ऐसा युद्ध है महाभारत जो कि असत्य के ऊपर सत्य का विजय था। हम देखिए थे जी। ये जो हम लोगों ने महाभारत लगा कि एक ऐसा युद्ध जो कि क्या बोलते हैं, कलम से लड़ा जाए, शस्त्र से नहीं बल्कि कलम से लड़ा जाए। इसी सोच से मैंने नाम रखा था महाभारत। तो जो आपका कोचिंग क्लास है वो कुरुक्षेत्र है? जी एकदम। और वहाँ पे हथियार की जगह, तीर कमान की जगह कलम है, कलम कलम। और वहीं पे कुछ मतलब जो एक महाभारत है जो चलता है। खैर, बहुत अच्छा लगा। तो अभी के समय में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कई बार शिक्षक को सिर्फ व्यवसायिक के रूप में देख रहे हैं, और यही कारण है कि वो टीचर को महत्व नहीं दे रहे हैं, और महत्वहीन होने की वजह से उनको जो शिक्षक से मिल पाना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। इसके बारे में उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, दुनिया में 3 ही ऐसे संबंध है जो कि ईश्वर के बाद, मानिए ईश्वर के बाद कहिए या ईश्वर के बराबर कह दीजिए, माता पिता और गुरु, ये तीनों को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो जो टीचर इस चीज़ को मेंटेन नहीं करता है तो ये कमी कही जाएगी। शिक्षा में व्यवसाय कहता ना आज है, कुछ लोगों के लिए व्यवसाय आज भी हमारे गाँव में बक्सर जैसे जगहों पे शिक्षा कहीं से भी व्यवसाय नहीं है। अगर व्यवसाय होता तो जो 2000 रुपये फी है, 5000 रुपये फी है, कोई वहाँ पे आता तो कोई 100 रुपये में पढ़ता, कोई फ्री में ही पढ़ता, और व्यवसाय होता था सर तो हम लोग निश्चित रूप से उसको पढ़ाते ही नहीं। जनरल अगर हम बात करें, व्यवसाय की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोचिंग क्लासेस में इस तरह की तैयारियों के लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं, खास करके सरकारी नौकरी के नाम पे जो तैयारियां चलती है उसमें 1-1 लाख, 2-2 लाख, 50-50 हज़ार रुपये तक फ़ी है। आपकी क्या फ़ी है और कैसे आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं? हमारी फीस सर 2000 रुपये जी की, जिसकी पूरे 12 महीने की। अच्छा, 12 महीने के लिए जो आप फ़ी चार्ज करते हैं वो मात्र 2000 रुपये है। अच्छा, और क्लास प्रतिदिन रविवार छोड़ कर लेके सैटरडे तक। और इस फी में सर हम लोग के जो बच्चे हैं वो घटना चक्र एक पुस्तक है, उसके क्वेश्चन तक को बना लेते हैं। बोले तो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन रहता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन रहता है, आईएएस तक का उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, और हम लोग के बच्चे वो भी बना लेते हैं। यानी हम लोग उस लेवल तक जाकर पढ़ाते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है आपके बारे में कि आप वैसे छात्रों को मतलब क्लासरूम में ही उनको जीके जीएस याद करा देते हैं, तो वो क्या फॉर्मूला है, ज़रा बताएं। कुछ और लोग जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। याद कराने के चलते हैं लड़के हमारे यहाँ पूरे बक्सर में सबसे अधिक है। अच्छा। रीजन है कि मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ। होता क्या कि चीज पढ़ाने को सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को इतना ईजी बना देता हूँ कि लोगों को याद हो जाता है। जैसे लोग फिल्म देखकर निकलते हैं, स्टोरी पूरी उनके माइंड में रहती है, तो जब वो पढ़ने आते हैं तो मैं वो उसी तरीके से उसको टीच करता हूँ, एकदम उसकी अपनी लैंग्वेज में। 1-2 उदाहरण दीजिए। अब जैसे मुझे संविधान पढ़ाना, तो संविधान जो कि हमारे जीके जिसका बहुत है टफ, इसमें आर्टिकल्स है, शेड्यूल्ड है, भाग है, ये सब याद कराना हो। जैसे मान लीजिए भाग ही हो गया, भाई 25 भाग है हमारे संविधान में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित हमारे देश भारत, तो गर्व का विषय। बिल्कुल। और जब ये बना था उस समय मूल भाग 22 था, और वर्तमान में 25 है। तो मैं इस चीज़ को 2 बार समझाता हूँ लोगों को कि मूल भाग 22 था, वर्तमान में 25 है। तो इस बात को अगर मैं 2 बार पूछ दिया कि मूल भाग 22 था, वर्तमान में कितने हैं, तो 25। अगर मैं 2 बार की उसमें मेहनत कर दिया ना, तो लड़कों को याद हो जाता है उस समय 22 था, अभी कितने हैं, 25। मैं उसको बताता हूँ 2 में नागरिकता था, 3 में अधिकार था। अब जब लड़का इतना आसान लैंग्वेज समझता है कि 2 में नागरिकता, 3 में अधिकार, मैं कभी उसको इतना नहीं कहता हूँ बड़ा बात की मौलिक अधिकार का विषय भाग 3 में दिया गया है, नागरिकता संबंधी कानून भाग 2 में दिया गया है।
ऐसा मैं कुछ नहीं समझता, तो उसको सिंपल समझाता हूँ कि 2 नागरिकता 3 अधिकार। तो अगर आप भी 1-2 बार सुनेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि हमारा भाग 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता संबंधी जो भी आपको कानून वगैरह देखने हैं, जो भी उपबंध देखने हैं, भाग 2 खोलिए, नागरिकता दिख जाएगा। मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स क्या है आपका, भाग 3 खोलिए, देख लीजिए। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी को मैंने बनाया है कि मतलब कि लोगों को लगता है कि मतलब कि बात करते करते उनको याद हो जाएगा। मतलब वो तरीका आपने बनाया है, तरीका जो आपका फॉर्मूला जो है उस तरीके का बना हुआ है। क्लासरूम में जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को लंबे समय तक मतलब क्लासरूम में बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बोरिंग लोगों को महसूस होती है, कई बार बच्चे को लगता है कि बहुत लंबा समय जा रहा है, तो उन चीज़ों के लिए क्या एक्टिविटी करते हैं आप? देखिए, जैसे कि हम लोग का क्लास जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। अब जैसे कि फिजिक्स चला, केमिस्ट्री चला, बायोलॉजी चला, पोल्ट्री चला, तो जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही मतलब कि ऐसा पढ़ाता हूँ कि नॉर्मली मतलब उसको लोगों को समझ में इंजॉय करते हैं। वो पढ़ने तो आते हैं जी। लेकिन उनको लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और हंसते हंसते वो 1 घंटा बीत भी जाता है और वो बहुत कुछ सीख के चले भी जाते हैं, इसलिए उनको बोरिंग टाइप का महसूस नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि पुराने तरीके की तरह मतलब बेसिक तरीके से स्टडी कराया जाए, वैसा नहीं। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें देखा जाता है कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है, खास करके बच्चे की सफलता में। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स जो है उतना फोकस नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रा बताएं, और उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि परिवार बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका परिवार का सहयोग आपको नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर। परिवार, माँ, पिता। पिता तो हमारी नज़र में हम लोग के शरीर छत होता है, और पिता का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। पिता अमीर हो गरीब हो मैटर नहीं करता, पिता का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और गार्जियन को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, उड़ने के लिए उनको पंख देना चाहिए। अगर देंगे तो निश्चित रूप से उनके बच्चे अच्छा करेंगे। और पेरेंट्स को अपने बच्चों से एकदम फ्रेंडली रहना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। वो आज पढ़ने गए तो पापा मम्मी को भी मालूम होना चाहिए कि मेरे बेटे ने आज क्या पढ़ा। यहीं पर क्या होता है, जब लड़के बड़े हो जाते हैं, बचपन में 10th तक हर एक व्यक्ति के पेरेंट्स जो होते हैं गाइड करते हैं कि सुबह में बेटा उठ जाओ, पढ़ो, शाम में बैठ के पढ़ो। लेकिन यही तो पेरेंट्स, जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, पेरेंट्स चूक जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक बार नहीं पूछते हैं कि बेटा तुम सुबह में उठ के नहीं पढ़ रहे हो, रात में नहीं पढ़ रहे हो, शाम में नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन यही 10th तक गाइड करते हैं। देखिए, उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 10th के बाद क्या करते हैं ना, पेरेंट्स से पूछना तक छोड़ देते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पेरेंट्स को जरूर 100% अपने बच्चों को देखना चाहिए कि मेरे बच्चे कर क्या। एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके यहाँ 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितने प्रतिशत ऐसे पेरेंट्स हैं जो महीने में 1-2 बार आते हैं और आपसे अपने बच्चे के बारे में रिव्यू लेते हैं? 10%। मतलब मात्र 10%। यानी कि 90% जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा वहाँ गया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, इससे कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं हमसे जुड़े हुए, अब बताइए ना, 10% इसलिए उनका नाम तक मुझे याद है। अच्छा। और मुझे बड़ा प्राउड होता है, मैं उनका एग्जाम्पल देता हूँ अपने हर एक बैच में कि देखिए इनके फादर जो है हमेशा हमसे टच में रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी क्या कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। ये 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, ये होना चाहिए कि बच्चे, क्योंकि आपके पास 1-2 घंटे के लिए बच्चा है, बाकी समय वो घर पे है, और अगर घर की जो बातचीत है या कमियां अगर पेरेंट्स आकर के आपको बताते हैं और आप क्लासरूम की कमियां उनको बताते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सुधार होने की गुंजाइश होती है। गार्जियन का मतलब ही यही होता है, अभिभावक कहते ही इससे कि वो चीज़ों को जी हैंडल करें। हमें लगता है कि बिना जो अभिभावक अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं ना, वो समझिए कि वो उस गाड़ी से उन्होंने ब्रेक हटा दिया है, जी एकदम। और वो कभी ना कभी जाके एक्सीडेंट करना है। इसलिए गार्जियन का ब्रेक की तरह अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पे एक आम जो स्टूडेंट होता है वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और सरकारी नौकरी की तैयारी है वो एक युद्ध की तरह लंबी लड़ाई है। तो इस बीच में अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है? देखिए, ये जो कंपटीशन है ना, ये पेशेंस की चाहिए। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। 100 क्वेश्चन है, अभी नहीं 100 क्वेश्चन का सारा खेल है। पहले तो आप अपनी कोई गोल सेट कर लीजिए, उसके बाद प्लान बनाइए और उस प्लान पे काम कीजिए। और एग्जाम देना वो सेकेंडरी हो गया। पहले आप देखिए तैयार कितने हैं। जब आपको लगने लगे कि नहीं मेरा मैथ्स बनने लगा, रीजनिंग बनने लगा, जीएस बनने लगा, तब आप जो है
100% आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। लेकिन आप बिना तैयारी का ही एग्जाम जाकर देंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो तैयारी, आपको अच्छी तैयारी, वो अच्छी तैयारी कब हो सकती है? मेरे यहाँ हर सैटरडे को एग्जाम होता है, अच्छा। वीकली टेस्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका नौकरी मान के चलिए कि नहीं है होगा। क्योंकि आप पढ़े क्या, वो टेस्ट ही एक ऐसा चीज है जो ये बता पाएगा कि आपने मुझसे क्या सीखा इन 5 दिनों में या महीने दिनों में, 2 महीने में, 3 महीने में, और वो एनालिसिस कर देगा आपका पूरा का पूरा पर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब उस चीज़ को, लक्ष्य को फोकस कर ले कि क्या करना है। जो बच्चे लक्ष्य नहीं तय कर पाते हैं, आमतौर पे ये गांव में या ज़्यादातर लोगों के पास ये समस्या होती है कि छात्रों को कुछ पता ही नहीं होता है। हमें तो लगता है कि आपकी कोचिंग में आने वाले कई ऐसे छात्र होंगे जिनको ये पता ही नहीं होता है कि तैयारी किस चीज़ का करें। तो यही इसीलिए वो जनरल कंपटीशन में आकर के एडमिशन लेते हैं। क्या उनमें ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए जिससे वो ये तय कर सके कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, पहला सवाल। और साथ में एक और सवाल कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा आता है तो क्या उसे कुछ समय पढ़ के उसके बाद अपनी प्रतिभा को देख करके किसी लक्ष्य को चुनना चाहिए, या वो पहले से ही डिसाइड करके उस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है? ये अमूमन जितने लड़के होते हैं लगभग वो पहले से दिमाग में ये कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग जहाँ तक बता रहे हैं, गाँव साइड से बिलोंग करते हैं, तो आप लड़के पहले से तय कर लेते हैं कि मुझे पुलिस बनना है, आर्मी में जाना, क्योंकि वहाँ पे सपने बड़े छोटे छोटे होते हैं। और वहाँ पे IAS और UPSC बहुत मुश्किल है। मतलब है, कभी गरिमा लोहिया हमारे बक्सर से ही जी बिल्कुल, जो सेकंड टॉपर रही है। सेकंड टॉपर रहती है। तो लेकिन वैसे लोग 10% है, 10% से भी शायद कम ही होंगे। बिल्कुल, जो वहाँ रह कर ये चीज़ सोचे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप खुद को पहचानिए, अपने स्टेमिना को पहचानिए, अपने एबिलिटी को पहचानिए, और आप पहले तय कर लीजिए कि मैं किस एग्जाम के लिए बना हूँ। आपकी मैथ्स अच्छी है कि नहीं है, या फिर आप अच्छी कितना कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या 10 तक के बाद आपको पता चल ही जाता है कि आप किस दिशा में जा सकते किस हैं। दिशा में जा सकते हैं। अगर भगवान ने आपको फिजिकली बहुत फिट बनाया है तो आप पहले से तय कर चुके हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो ये चीज़ आप तय करना पड़ेगा आपको। सेट अ गोल, एक गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। 2 तरह के लोग आपके पास स्टूडेंट वहाँ पे रहे, कुछ जो सफल हुए और कुछ जो सफल नहीं हुए। इन दोनों में 5 ऐसी कौन सी कॉमन बातें हैं जो आपको लगता है कि वो बाकी लोगों ने भी अगर वो 5 चीज़ें कर ली होती तो वो भी सफल हो सकते थे? हाँ देखिए सर, बहुत बढ़िया हमने क्वेश्चन किया। ये 2018 की बात मैं बता रहा हूँ। एक निशा तिवारी मेरी स्टूडेंट रही है, ओके। और वो बिन दरोगा है, और गया में उसकी पोस्टिंग है। अभी एक अंकिता है जो कि पटना में ही है, कंकड़ाबाग थाना में। अच्छा। तो इन दोनों पे बात करूँ। धीरेन्द्र है जो कि मुजफ्फरपुर में है, अच्छा। वो भी दरोगा ही है। तो मैं बता रहा हूँ कि इनमें और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, दोनों में अंतर है। जी यही दोनों बता रहे हैं सर कि ये जो थे, इसलिए क्योंकि क्लासरूम एक ही है, एक ही पढ़ाई वही टीचर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी। ये लोग क्या करते थे कि लगातार प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। मतलब आज प्रैक्टिस किए, कल किए, परसों किए, तरसों किए, मतलब प्रैक्टिस से भागते नहीं थे। और जो डिमोटिवेशन शब्द इनके डिक्शनरी में था ही नहीं। ये नहीं कि हाँ सर लग रहा है कुछ कमी है, मेरे में ही था इसलिए मेरा पेपर नहीं निकला। लेकिन अदर जो लड़के हैं ना, अब वो किस्मत को दोष देने लगते हैं कि ये लग रहा है किस्मत में नौकरी नहीं, खेल ऐसा बोलने लगते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। वो जब फेल हुए तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर तैयारी करेंगे, लग रहा है कुछ गड़बड़ रह गया था। वो खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करते थे। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो फेलियर हुए, जो नहीं कर पाए, ये किस्मत को दोष देने लगे। तो ये दोनों में बड़ी अंतर है। और जो लड़का प्रैक्टिस करेगा वही कंपटीशन निकाल सकता है। और दूसरी चीज कि होता क्या है ना, लड़के निकलते हैं घर से और लक्ष्य के पास पहुंचकर 1-2 बार जब वो हारते हैं ना, तो वहां से यूटर्न नहीं लेते। आपको वहीं पे बने रहना है। वही सब आपकी जिंदगी जो बदलने वाली होती है, और वहीं पे लोग वक्त नहीं देते खुद को। सोचते हैं कि बस 1 साल 2 साल में हो जाए, ठीक है। कुछ लोग का तो 6 महीने में भी हो जाता है। तो कुछ लोग किस्मत के धनी भी है और बहुत ज्यादा मेहनती भी है। तो वैसा बनने के लिए आपको मेहनत, सबका ये कहीं निचोड़ आता है कि मेहनत करना पड़ेगा। और उससे भागिए मत। जब आप उतर ही गए रण में, झंडा जब तक से नहीं गड़ेगा तो पीछे आने का मतलब ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके यहाँ आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से जो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें अधिकतर का जो कारण है वो क्या आपको लगता है? क्या पारिवारिक आर्थिक स्थिति, या उनका अपना चॉइस ना होना, या उनका अपना इंटरेस्ट ना होना, क्या मुख्य कारण रहते हैं ऐसे? आर्थिक स्थिति तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बक्सर ऐसे सिटी में पढ़ाई बहुत ही सस्ता। अच्छा।
कि आपने कहा कि 2,000 रुपए पूरे साल पर आ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आर्थिक पढ़ाने के लिए नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि हमारे मलाई बेच के पढ़ते हैं, अच्छा, मतलब आइसक्रीम बेचते हैं और आइसक्रीम बेचते हैं और वो पढ़ते हैं। जरा इसके बारे में बताइए कि और किस किस तरीके के बच्चे जो अभी आइसक्रीम बेचने वाला एक पढ़ते हैं, हाँ, एक जूता पॉलिश करता है बक्सर स्टेशन पे, वो भी मेरा स्टूडेंट है। मुझे एक बार की मैं पटना रहा था, हाँ, तो मैं बूट पहनता हूँ, थोड़ा सा मेरा हाइट कम है, बूट पे मेरा हाइट थोड़ा पड़ जाता है। हाँ, तो मैं गया तो देखा कि वो बंदा जूता पॉलिश कराने के लिए मैं गया, हाँ, तो जब मेरा और उसका सामना हुआ तो मैं अजीब टाइप का मतलब मुझे लगने लगा। तो मैं पहली बार जाना कि मेरे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, अच्छा, वो पढ़ाई कर रहा था, आपको पता नहीं था? पता नहीं था। हाँ, हाँ, एक आइसक्रीम बेचता है और एक जूता पॉलिश करता है। यहाँ तक कि एक लड़की जो है, अब तो मैं क्या कहूँ, नाम तो नहीं लूंगा, पाँच बिल्कुल, हाँ, वो डांस करती है ऑर्केस्ट्रा में हाँ, और मेरे यहाँ पढ़ती थी सर। जब मैं आरा एक बारात में गया था, हाँ, जब मैं उस लड़की को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आए। ये जुनून है ये। और वो डांस करती थी सर। और आज मैं बहुत आपको प्राउडली बोलूँगा कि वो लड़की जॉब में है, फिर भी अच्छा। मैं पहचान उसका छिपा रहा हूँ। आज वो जॉब में है और वो सर अभी नौकरी उसकी लग गई, नौकरी लग चुकी है उसकी। मतलब ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी करती थी और वहां से फिर आपसे मुलाकात हुई, तब आपने कोचिंग में उसको ज्वाइन, ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और फिर उसके बाद रहती थी रूम लेके। अच्छा, कहीं और के थ्रू? मुझे पहचाने नहीं, वो काम करती थी इधर उधर, अच्छा, लेकिन 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहा करती थी कि इस लोकेलिटी के लोग मुझे नहीं पहचाने। अच्छा, अब वो लड़की आज जॉब में। कुछ संघर्ष बता सकते हैं क्या उसकी, जो बैक इन में कुछ चीजें? मैं उससे बस मैं पूछने का हिम्मत ही नहीं हो पाया सर, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं पढ़ाता था उसे और जिस कंडीशन में मैंने उसे पहली बार देखा, तो मतलब मैं अंदर से बहुत अजीब टाइप का मुझे फील हुआ कि ऐसे लोग भी पढ़ते हैं। अब सोच सकते हैं सर, ऑर्केस्ट्रा में डांस करके पढ़ना, और आज के समय में देख ही रहे कौन कौन लोग वायरल हो जा रहा है। लेकिन वो लड़के सोचिए कि ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे थे, लेकिन उनका सपना कुछ और था, और वो एमपीएस अच्छा, के थ्रू एमपीएस दिखाई हुई है। बहुत बहुत बधाई उनको मेरी तरफ से भी, अगर वो वीडियो देख रही है तो। ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको लगती है जो क्लासरूम में या फिर उस तैयारी के लिए बहुत जरूरी है और उसके बावजूद भी बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं? वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? अब पहला, जैसे कि मैं बुक्स सर बहुत सारी बताता हूँ, हाँ, और बुक्स सर कुछ सस्ते भी हैं, महंगे भी, तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बुक्स का दाम 500, किसी का 600, किसी का 200, कुछ 250। हम्म। तो मैं बहुत बार सर बताता हूँ लोगों को कि ये बुक आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं खरीदते। और 100 की संख्या में अगर एक बैच में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 10% लड़के 20% खरीदते हैं। तो चूंकि उनको खरीदना चाहिए वो किताब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको बुक लेना चाहिए। उस बुक से मैं अगर बता रहा हूँ तो मैं अपना पूरा का पूरा अनुभव बता रहा हूँ। बिल्कुल। और किताब से सर बड़ा मित्र कौन है? तो किताब नहीं खरीदते हैं। और मैं अगर नोट्स कोई बोल दिया कि ये नोट्स आप ले लें, तो वहाँ पर भी सर वो पैसे देखते हैं कि मैं एक किताब खरीदूंगा तो पैसे लगेंगे, नोट्स खरीदूंगा तो पैसे लगेंगे। लेकिन सर टी शर्ट खरीद लेंगे 5 का, शर्ट खरीद लेंगे 5 गो, जूता खरीद लेंगे, लेकिन सर बुक नहीं। मतलब बर्थडे मनाना है उसमें 1000 2000 बनाने में 1000 रुपये खर्चे कर देंगे सर। और लेकिन बुक्स के समय सर वो अजीब टाइप का कंडीशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है सर। अब बहुत बड़ी बाइक ले लिए 2 लाख की, उसमें पेट्रोल डालेंगे नहीं तो उस बाइक की कोई वैल्यू ही नहीं। कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप समय भी आप लगा रहे हैं, पैसा भी बेसिक तौर पे जो खर्च होना है हो ही रहा है, और सपना भी देख रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे ईंधन के रूप में जो चीज़ें आवश्यकताएं हैं, अगर आप उसको, तो फिर बेकार है। मुझे लगता है कि फिर तो तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है अगर वो नहीं कर रहे हैं तो। निश्चित तौर पे बुक्स उनको लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि फर्स्ट क्राइटेरिया है उनके पास ये होना चाहिए कि ये सब किताबें उनके पास चाहिए। हथियार है ना, हथियार है, कोई हथियार है, चाहे सर वो 100 रुपए का मिले या 500 500 का मिले। सिंपल सी बात है सर। कोई बुक में 8 सब्जेक्ट दिया है, हाँ। अब कोई स्पेशल एक ही सब्जेक्ट का बुक है, दोनों में तो अंतर होगा ही नहीं होगा। बिल्कुल अंतर होगा। लेकिन इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते। मैं इस चीज को समझाने का बार बार प्रयास करता हूँ कि देखिए, एक किताब से नहीं काम चलेगा। अगर 1000 रुपये किताब खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप टी शर्ट खरीद लेते हैं 500 का, और वो किताब एक बार ले लिए तो फिर आपका पूरा सब्जेक्ट सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहा है। ढंग की किताबें कितनी जरूरी है आप समझ ही सकते हैं। और आज के कम्पिटिटिव माहौल में तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता सर है ही है। कहने का मतलब मोबाइल में एक फोटो के रूप में बुक को पढ़ना, हाँ, और एक सर एक हार्ड कॉपी पढ़ना, बहुत फर्क है। कितना फर्क है सर। कंसंट्रेशन, आप तो खुद सर मोटिवेशनल गुरु रह चुके हैं और अभी मोटिवेशन आप देते हैं, आप समझ सकते हैं सर बुक पढ़ना और एक मोबाइल में पढ़ना कितना। एक तरह से मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, कि मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है, और किताब एक ऐसा चीज है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि एक पेज खत्म होने के बाद दूसरा पेज उसी सब्जेक्ट से या उसी चैप्टर से रिलेटेड आने वाला है।
लेकिन मोबाइल में जो आप देख रहे हैं, तो आप भले कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बगल में अगर कोई पॉपअप अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का आ गया या कैटरीना कैफ का आ गया, तो आपको डाइवर्ट करके लेके चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई जो बच्चों के जीवन में रही है। आप अपने जीवन को आने वाले समय में और क्या चाहते हैं बच्चों से? आप कौन कौन सी ऐसी और उम्मीद रखते हैं बच्चों से, जो क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी जो पढ़ाने की जो शैली है, बताने की शैली है, और अनुभव भी हो चुका है, तो और क्या उम्मीद रखते हैं? उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? किन किन चीज़ों के लिए उन्हें आगे निकल के आना चाहिए? और जैसे कि मैं अपने एक संस्था की बात करता हूँ, बक्सर तक की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 50-100 लड़के जुड़े, और ऐसा जुड़े कि जब तक से उनका जॉब ना हो जाए तब तक मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं जो जो कहूँ वो करे, या फिर मेरी जो पूरी टीम उनको जो सजा वो करे। निश्चित रूप से हम लोग एक नया इतिहास लिखते हैं अगर ये बात आपकी लोग फॉलो करते हैं तो जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक सर के साथ जुड़े रहना भी है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आप कोई जनरेटर नहीं है कि आप गए कभी थोड़ा सा काम के लिए लाइन ले लिया और वोल्ट ला के निकल गया। नहीं, आपको उस ट्रांसफार्मर से हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा, तभी जा करके आपके जो चाह है, आपकी जो सोच है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेंडिंग आज के डेट में है। क्लासरूम में जब आप आते हैं तो आपको देख के पता चल जाता होगा, खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, लक्षण देख करके पता चल जाता है कि कौन जो है सफल। तो लक्षण किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देख लेते हैं कि भाई 100 बच्चे हैं और इस 100 बच्चों में ये बच्चे सफल हो सकते हैं? और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है उसमें आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो खेल है वो खूब चल रहा है। क्लासरूम में ही वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसी काम के लिए आ रहे हैं। तो वैसे बच्चों की पहचान आप कैसे करते हैं और उनको समझाने का क्या प्रयास करते हैं आप, या क्या कहना चाहते हैं उनको? सर। वैसे जो बच्चे होते हैं वो अजान में आ ही जाते हैं। अच्छा, वो कहा गया ना, खुद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब हरकतें वो दिखने लगती हैं, उनके जो नेचर्स हैं वो दिख जाते हैं। और वैसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि देखिए सर, मोहब्बत 10% लोग ही कर रहे हैं, नहीं तो 90% लोग आप समझ ही रहे हैं सर। बिल्कुल। और मोहब्बत तो सर से माँ कर सकती है, पिता कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसा होती है कि कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ जो है, आपका बेटा काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, माँ निस्वार्थ मोहब्बत करती है। बाकी दुनिया में सर प्यार है भी, नहीं भी है। मैं 100% नहीं कह सकता कि नहीं है, कहना मेरा गलत भी होगा, लेकिन मुझे सर लगता है ना कि सर सिर्फ अट्रैक्शन रह गया। एक खूब सुंदर लड़का सर, एक होता है ना, हम गंदी लड़की को कभी लाइक ही नहीं कर सकते। खूब सुंदर लड़की एक हो, वो कभी एक गंदे लड़के को एकदम वो अस्त व्यस्त हो, अच्छा दिखने में ना, उसे नहीं लाइक कर सकते सर। और मोहब्बत सर सुंदरता देख के नहीं होता था, मोहब्बत जो था वो शिद्दत से आत्मा से होता था। लेकिन अब मोहब्बत नहीं सर, मोहब्बत के चक्कर में लोगों का जो है ना सर, वो घर द्वार सब बीच क्योंकि वो सोच के आए कुछ और घर से। अब जो लड़का है हमारे यहाँ पढ़ने आता है सर, उसके माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने गया है, बड़ी उम्मीद से वो घर पे बैठे हैं सर। और जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है, खास करके सर वनडे एग्जाम की, तो सर उसमें से 80% बच्चे जो होते हैं सर, मध्यम से भी मध्यम वर्ग, और वो आकर यहाँ पर अपना समय बर्बाद करते हैं। तो समझिए कि वो अपने माँ और पिता दोनों का कत्ल कर रहे हैं सर। अब मीठे मीठे वो कत्ल बड़ी पीड़ा होती होगी देख के जब आप एकदम 100%। तो मुझे तो यही लगता है कि जितनी वो कोशिशें अपनी उन चीज़ों को प्राप्त करने में है जो कल उनको हासिल नहीं होने वाला है उनकी असफलता के कारण, तो अगर उतनी ही कोशिशें अगर वो अपनी पढ़ाई में कर दें, उतने ही नखरे जो उधर के उठा रहे हैं वो नखरे अगर किताबों के उठा लें, उन सवालों को का उठा लें, तो मुझे लगता है कि शायद वो सफलता जो है आसान हो जाएगी। और जब सफलता मिल जाएगी तो जीवन में कल जो आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। तो चलिए, मैं आप अंत में यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने पूरे लाइफ से, अपने अनुभव से कुछ मैसेज दे दीजिए। वो मैसेज छात्रों के लिए भी हो और जो क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, एक मिक्स मैसेज कोई आप दीजिए। तो देखिए, जिंदगी में मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि हम भाई ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, सोच लिए वी कैन, वी कैन, वी कांट, वी कांट। हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। पहले आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये ठान लेंगे तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। पहले आपको खुद को, पहले मन को जीतना है। कहा कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो पहले आप अपने आप को जीत लीजिए। खुद को अगर आप जीत लेते तो निश्चित रूप से आप कोई भी सेक्टर हो, आप उसमें अपना झंडा बुलंद कर ही सकते हैं, निश्चित रूप से।